बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्न सलातक सकनुल लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज जिस अहम मौजू पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है ज़कात का मौजू। और इस मौजू पर हमने गुज़िश्ता रोज़ भी बात की थी और आज इंशाल्लाह उस मौजू की कुछ मज़ीद चीज़ों को इंशाल्लाह हम आगे लेकर चलेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जी। तो आज की जो नशिस्त होगी उसमें इंशाल्लाह हम ज़कात के ये जो अहकामात आपके सामने हैं, जो कंटेंट है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ सदका फितर के जो मुंदरजात हैं इंशाल्लाह इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहली बात जो कल भी अर्ज की गई थी वो ये कि अल्लाह ताला ने ज़कात को फ़र्ज करार दिया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक रुकन करार दिया और आपने इरशाद फरमाया कि इस्लाम की जो इमारत है वो 5 सुतूनों पर कायम है और उनमें ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देना है, नमाज कायम करना है, ज़कात देना है, हज करना है और रोज़े रखना है। तो ये इतना बड़ा फरीज़ा है कि इस पर इस्लाम की इमारत खड़ी हुई है और कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 32 मकामात पर नमाज के साथ ज़कात का हुक्म दिया। इसी तरीके से एक हदीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जिसने अपने माल की ज़कात दे दी उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आपने इरशाद फरमाया कि जिसने अपने माल की ज़कात दे दी उससे उसके माल का शर जाता रहा। आप हज़रात के इल्म में होगा कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ में शर रखा है और माल में बहुत ज़्यादा शर है। माल बहुत फितने की चीज़ है और माल के ज़रिए बड़े-बड़े झगड़े होते हैं, बड़े-बड़े फितने होते हैं, बड़े-बड़े फसादात होते हैं। लेकिन ये कितनी खुशनसीबी की बात है कि जो शख्स सही तौर पर अपने माल की ज़कात अदा कर देता है, अल्लाह ताला उसको माल के शर से बचा लेते हैं। इसी तरीके से फरीज़ा ज़कात में अगर कोई कोताही का मुर्तकिब होता है, खुदा न खास्ता, तो बड़ी सख्त वईद है कुरान और हदीस में। सिर्फ एक आयत और एक हदीस वो बतौर मिसाल वो हम पेश करते हैं। सूरह तौबा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़-ज़हब वल-फ़िद्दा, कि जो लोग सोना और चांदी ज़ख़ीरा करते हैं, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, और उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, तो उन्हें दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दीजिए। कितनी खतरनाक बात है कि अल्लाह के रास्ते में जो ज़रूरी लाज़मी खर्चे हैं, जिनमें ज़कात भी शामिल है, अगर कोई उससे कोताही करे तो उसके लिए सख्त अज़ाब है। और इसी आयत में आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम, कि इस सोना चांदी को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, गर्म किया जाएगा। फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम, और फिर दागा जाएगा इनकी पेशानियों को, व जुनूबहुम, और इनके पहलुओं को, व ज़ुहूरुहुम, और इनकी पीठों को, और कहा जाएगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ये वो माल है जो तुम अपने लिए ज़ख़ीरा किए रखे, तुमने जमा किया। फ़ज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून, तो जो माल तुमने जमा किया आज उसका मज़ा चखो। तुमने उस माल में हुकूक अदा नहीं किए, उस माल में जो इन्फाक फी सबीलिल्लाह के लाज़मी अहकामात थे वो पूरे नहीं किए, लिहाजा आज तुम मज़ा चखो और अज़ाब चखो। तो ये कुछ ज़कात से मुताल्लिक़ फ़ज़ीलत और कुछ वईद हमने अर्ज़ की। अहादीस में भी एक वईद आती है, हुज़ूर ने फरमाया कि जो माल जमा करता है और ज़कात नहीं देता, तो क़यामत के दिन इसका माल एक अज़दहे की शक्ल में, सांप की शक्ल में आएगा और वो इसके दोनों जबड़ों को पकड़ लेगा और ये कहेगा, अना कंज़ुक अना मालुक, कि मैं ही तेरा वो खजाना हूँ जो तूने जमा किया और मैं ही तेरा वो माल हूँ जो तू जमा करता रहा। तो अल्लाह ताला हम सबको इस फरीज़े की कमा हक़्क़ुहू अदायगी की तौफ़ीक़ मरहमत फरमाए। ज़कात की जो बुनियादी बातें थी वो कल अर्ज़ कर दी गई थी कि अम्वाल ज़कात कौन-कौन से हैं,
इसी तरीके से ज़कात का साल क्या होता है, निसाब क्या होता है। निसाब में 2 तरह के निसाब और मयारात देखे। एक निसाब जो है वो साहिब निसाब होने का, यानी उस शख्स का जिस पर ज़कात वाजिब होती है, और दूसरा निसाब उस मुस्तहिक के लिए जो ज़कात वसूल कर सकता है कि वो वसूली का अहल है भी या नहीं। ये दोनों निसाब हमने देखे। तो उसका खुलासा ये है कि जब हम ज़कात की कैलकुलेशन करने जाएंगे तो ये आपके सामने एक स्लाइड है। सबसे पहली चीज़ जो सबसे अहम है वो ये कि ज़कात डेट हर एक को पता हो कि किस डेट को उसने ज़कात की कैलकुलेशन करनी है। इस पर बात हो गई। उस ज़कात की तारीख को ये देखेगा कि इसके पास टोटल ज़कातेबल एसेट्स कितने हैं, वो असासे कितने जिन पर ज़कात वाजिब है, और उनसे माली जिम्मेदारियों को माइनस कर देगा, लेस कर देगा टोटल डिडक्टेबल लायबिलिटी को। फिर जो अमाउंट बचेगा उसका 2.5% दे देगा तो ज़कात अदा हो जाएगी, और वो 2.5% पेबल ज़कात होगी जो इसके ज़िम्मे लाजिम होगी। ये उसका एक खुलासा था। अब हम आते हैं, कल जो हमने प्रेजेंटेशन देखी थी, या कल जो हमने जिस पर बात की थी, वो थी एक इंडिविजुअल शख्स पर ज़कात। एक इनफरादी कैपेसिटी में जो इंसान पर ज़कात वाजिब होती है उस पर बात थी। आज उसका एक अलग वर्जन है, वो ये कि अगर किसी आदमी के पास अल्लाह ने उसको फैक्ट्री दी है, कारखाना दिया है, कंपनी दी है, तो उस कंपनी पर भी ज़कात के अहकामात हैं, और वो इंडिविजुअल पर ज़कात के अहकामात से थोड़ा मुख्तलिफ है। तो उसको हम इंशाल्लाह तफसील से देखेंगे। सबसे पहली बात जो यहाँ लिखी हुई है वो ये कि जिस तरह किसी शख्स पर इनफरादी तौर पर ज़कात फर्ज होती है, इसी तरह अगर कोई शख्स किसी कंपनी, कारखाना या फैक्ट्री का मालिक है तो इस कंपनी पर ज़कात के वजूद पर भी कोई इश्काल नहीं, यानी कंपनी पर भी ज़कात होगी। अलबत्ता अगर कोई शख्स जो है वो किसी इदारे का सोल प्रोप्राइटर यानी मुकम्मल उसका मालिक नहीं है बल्कि पार्टनर है, जैसे एक कंपनी है उसके अंदर 25-25% रेशो से 4 लोग पार्टनर हैं। इसी तरह यह हो सकता है कि 50-50 रेशो से 2 लोग पार्टनर हो। तो ऐसी सूरत में यह भी हो सकता है कि हर शख्स वो अपने हिस्से की अलग-अलग ज़कात की कैलकुलेशन करे, और हर शरीक अपने हिस्से की ज़कात कैलकुलेट करे और निकाल दे। और ये भी हो सकता है कि ये 2 शरीक, 3 शरीक, 4 शरीक, 10 शरीक ये इस पर एक एमओयू साइन कर लें, इस पर ये एग्री हो जाएं, इस पर ये मुआहदा कर लें कि ठीक है, इस पूरी कंपनी की हम में से एक आदमी कैलकुलेशन करके ज़कात दे देगा, या एक मैनेजर दे देगा, या सीएफओ दे देगा। तो ये भी ठीक है। ये भी ठीक है कि वो बहैसियत कंपनी उसकी ज़कात निकाल दी जाए। तो इन लोगों का जितना शेयर है उस शेयर के बकदर इन सब की ज़कात अदा हो जाएगी। अलबत्ता इनका जो दीगर माल है इस कंपनी के अलावा उसकी ज़कात की फिर इनको कैलकुलेशन करनी होगी। अब देखिए, कंपनी की कई किस्में हो सकती हैं। कंपनी अगर शख्स वाहिद की मिल्कियत है, यानी एक आदमी, तो कोई मसला ही नहीं है। जैसा एक आदमी अपने तमाम अमवाल की ज़कात निकालता है, सोना चांदी की ज़कात निकालता है, अपनी नकदी करेंसी की ज़कात निकालता है, इस तरह अपनी कंपनी की भी ज़कात निकाल देगा, कारखाने की भी निकाल देगा, फैक्ट्री की भी निकाल देगा। दूसरी और तीसरी सूरत एक ही है, वो ये कि कंपनी अगर शराकतदारी की बुनियाद पर कायम है तो हर शरीक अपने हिस्से की ज़कात अदायगी का पाबंद होगा। कंपनी पर बहैसियत एक अलग लीगल एंटिटी के ज़कात निकालना कोई वाजिब नहीं है। यानी ज़रूरी नहीं है कि कंपनी चूंकि एक लीगल एंटिटी है, एक सेपरेट एंटिटी है, नहीं। अगर हर पार्टनर अपने-अपने हिस्से की ज़कात निकाल रहा है तो ठीक है, और जो नहीं निकाल रहा तो वो इंदल्लाह खुद गुनहगार होगा, इंदल्लाह उसका खुद मुआखज़ा होगा। तीसरी सूरत ये है कि कंपनी के जितने शराकतदार हैं वो कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस है, क़वाइद-ज़वाबित उसमें लिख देते हैं, जो कंपनी के बायलॉज हैं उसमें लिख देते हैं कि जी कंपनी की बहैसियत कंपनी ज़कात होगी, लीगल एंटिटी के तौर पर ज़कात निकाली जाएगी। तो ये भी ठीक है और इसकी भी इजाज़त है। कंपनी की फिर कई अक़साम हैं। हमारे यहाँ जितने भी दुनिया में कारखाने हैं, आप में से जितने लोग हैं, कुछ लोग कारोबार करते होंगे, बिज़नेस करते होंगे। तो कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे टीसीएस हो गया, जैसे जो है वो बाइकिया है, करीम है, कि ये लोग कोई ट्रेडिंग नहीं करते, ये सिर्फ सर्विसेज दे रहे हैं। इसी तरह बहुत सारी जो है वो कंसल्टेंसियाँ होती हैं, टैक्स के कंसल्टेंट होते हैं, इसी तरह फाइनेंस के कंसल्टेंट होते हैं, लीगल कंसल्टेंट होते हैं। तो उनकी जो कंपनियाँ होती हैं या जो वकील होते हैं, तो उनकी जो कंपनियाँ होती हैं वो सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनियाँ होती हैं। उस कंपनी में भी प्रॉफिट आ रहा होता है, कैश होता है, बैंक होता है। इसी तरह कुछ कंपनियाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कोई ना कोई प्रोडक्ट वो बना रहे हैं। कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो ट्रेडिंग होती हैं,
यानी उनका काम मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता, बल्कि वो सामान खरीदते हैं और उस सामान को आगे या तो लेबलिंग करके या बगैर लेबलिंग के, बगैर अपना कोई पैकिंग लगाए, अपना लोगो लगाए, वो आगे उसको कमीशन पर भेज देते हैं। नंबर 4, कुछ इंटीग्रेटेड मॉडल्स होते हैं, यानी जो इन तीनों में से कोई काम मिला जुला के कर रहे होते हैं। सर्विसेज के साथ कोई मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है, या कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के साथ ट्रेडिंग भी कर रही है। तो इनमें से सबके अहकामात जो है वो आगे आ रहे हैं। अब कंपनी पर जो ज़कात का फार्मूला है वो वही है जो इंडिविजुअल पर, बस थोड़ा सा फर्क है जिसको हम समझने जाएंगे। कंपनी पर जो ज़कात निकालनी होगी उसमें सबसे पहले आप जो कंपनी के काबिल ज़कात असासे हैं, यानी ज़कातेबल एसेट्स हैं, वो आप अलग करेंगे। क्योंकि कंपनी का हर एसेट ज़कातेबल नहीं है। जैसे कंपनी के जब हम एसेट्स देखते हैं तो उसमें मशीनरी है, उसमें बिल्डिंग है, उसके अंदर जो है वो रॉ मटेरियल है, उसके अंदर फर्नीचर है, उसमें फिक्सचर है, तो इसी तरह उसमें कैश भी है, बैंक भी है। तो कंपनी की जो लैंड है उस पर ज़कात नहीं है, कंपनी की जो मशीनरी है उस पर ज़कात नहीं है, कंपनी का जो फर्नीचर है उस पर ज़कात नहीं है, हालांकि वो एसेट भी है। अलबत्ता जो कैश है, जो बैंक है, जो अकाउंट रिसीवेबल है, उस पर ज़कात। तो सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि आपकी कंपनी फैक्ट्री में जितने एसेट्स हैं उनमें से कौन से ज़कातेबल है और कौन से ज़कातेबल नहीं है। फिर उससे आप माइनस करेंगे लायबिलिटीज। हर कंपनी पर लायबिलिटी होती है, हर इंडिविजुअल पर भी कर्जे होते हैं, लेकिन कंपनी पर बहुत सारी लायबिलिटीज होती हैं। उनमें से कुछ लायबिलिटी ऐसी हैं जिनको आप डिडक्ट कर सकते हैं, ज़कात की कैलकुलेशन में माइनस कर सकते हैं, और कुछ लायबिलिटीज ऐसी हैं कि जिनको डिडक्ट नहीं कर सकते। तो फार्मूला ये होगा कि आप टोटल ज़कातेबल असासों में से माइनस करेंगे उन लायबिलिटीज को, उन कर्जों को, उन माली जिम्मेदारियों को जिनको माइनस किया जाना है। फिर जो बचेगा उसका 2.5% आप निकाल देंगे, 40वां हिस्सा या 2.5%। जब हम ज़कात की कैलकुलेशन की बात करते हैं तो उसमें हम कभी कह देते हैं कि जी 40वां हिस्सा देना है, कभी कह देते हैं 2.5% देना है। दोनों का मफहूम एक ही। 40वां हिस्सा भी 2.5% ही होता है, और किसी भी चीज का 2.5% 40वां हिस्सा ही होता है। तो ज़कात की कैलकुलेशन के लिए आप या तो उसको 40 से डिवाइड कर दें, या 2.5% आप अलग से निकाल लें, जवाब सेम होगा, जवाब एक ही होगा। अब हम आते हैं अपने उस टॉपिक की तरफ जो कंपनी की ज़कात के लिए बहुत अहम है, फैक्ट्री की ज़कात के लिए, कारखाने की ज़कात के लिए, दुकान की ज़कात के लिए। आपकी एक दुकान है उसकी ज़कात के लिए बहुत अहम है। वो ये है कि आपके पास जो एसेट्स हैं या जिम्मेदारियां हैं उनकी अकसाम है। कुछ एसेट्स ऐसे हैं जो ज़कातेबल हैं, और कुछ एसेट ऐसे हैं जो ज़कातेबल नहीं है। इसी तरह कुछ लायबिलिटीज ऐसी हैं जिनको माइनस कर सकते हैं, कुछ लायबिलिटीज ऐसी हैं जिनको डिडक्ट और माइनस नहीं कर सकते। जब भी हम किसी बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस का जो एक गोशवारा होता है या बिजनेस की जो सूरत हाल आप देखते हैं उसकी सबसे अहम डॉक्यूमेंट बैलेंस शीट होती है। कि बैलेंस शीट अगर आपके सामने आ जाए तो आपको उस कंपनी का एक ही नजर में ओवरऑल पता चल जाता है कि वो कंपनी क्या है, उसकी मालियात कैसी हैं, और उसकी सूरत हाल क्या है, वो प्रॉफिट में है, लॉस में है, सारी बातें सामने आती हैं। बैलेंस शीट में ज़कात के पर्सपेक्टिव से दो चीजें अहम है जो आपने देखनी है। किसी भी फैक्ट्री कारखाने की जब आप बैलेंस शीट उठाएंगे तो आपने असासात देखने हैं, लायबिलिटीज देखनी। इन दो का ज़कात से ताल्लुक है। फिर असासात में ज़कातेबल कौन सी है, नॉन ज़कातेबल कौन सी है, वो आगे हम बता रहे हैं। लायबिलिटीज कौन सी माइनस कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते, वो भी आगे आपसे जिक्र की जा रही है। अब देखिए ये कुछ एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स। ये अकाउंटिंग किस तरह है इसमें हम नहीं जाते। आमतौर पर उन चीजों को कहा जाता है जो 1 साल से ज्यादा अरसे तक चलते हैं, उनको नॉन करंट कहा जाता है। हमारा मकसद सिर्फ ये बताना है कि किसी भी बिजनेस में, किसी भी दुकान में किन चीजों पर ज़कात है, किन चीजों पर नहीं है। देखिए सबसे पहली चीज प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। किसी भी कारखाने की इमारत होती है, दुकान की प्रॉपर्टी होती है, या कोई प्लांट मशीनरी लगी होती है, कुछ इक्विपमेंट आलात वगैरह होते हैं, कुछ औजार होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं। तो ये एक ऐसी चीज है कि इसकी कितनी भी मालियत क्यों ना हो, करोड़ों की जमीन क्यों ना हो फैक्ट्री की, दुकान जो आपने जिस जगह है, जिस वो दुकान करोड़ों की क्यों ना हो, लेकिन शरीयत का उसूल यही है कि ये नाकाबिल ज़कात है, ये ज़कात में इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। लैंड की, बिल्डिंग की, फर्नीचर की, फिक्सचर की नहीं होगी। इसी तरह इंटेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब ये कि जो कंपनी की एक साख है, वर्थ होती है कि जी कंपनी का लोगो इतने का है, कंपनी की वर्थ इतनी है, कंपनी की मार्केट में इतने, इस नाम ब्रांडिंग इतनी है।
उस पर भी ज़कात नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर कंपनी ने की है, आपने दुकान से कोई आगे इन्वेस्टमेंट की हुई है, कोई पैसे आपने लगाए हुए हैं, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर ज़कात है। वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, उस टोटल पर ज़कात होगी। जैसे बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है कि वो हर साल अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आगे इन्वेस्ट करती हैं किसी और बिजनेस में, कोई सिस्टर बिजनेस होता है, कोई उनकी कोई और ऐसी कंपनी होती है, तो उसका मसला यही है कि वो काबिल ज़कात इन्वेस्टमेंट जो भी है, चाहे वो इंडिविजुअल की है चाहे बिजनेस की है, उस पर ज़कात है। लॉन्ग टर्म लोन्स अगर कंपनी ने किसी को दिए हुए हैं, अपने मुलाजिमीन को दिए हुए हैं, किसी को भी दिए हुए हैं, तो वो जो लोन है वो अकाउंट रिसीवेबल है, कंपनी को वो रिसीव होगा, तो लोन के ऊपर ज़कात है। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स कंपनी या दुकान का उसूल ये होता है कि जब आगे किसी से खरीदारी कर रहे होते हैं तो वो कहता है भाई इतना डिपॉजिट जमा करवाओ तो मैं दूंगा। फर्ज करें कि आपने किसी से परचेजिंग करनी थी 2 साल के लिए और आपने डिपॉजिट जमा करवा दिया 1 करोड़ रुपए, तो ये डिपॉजिट कहीं भी आपने जमा करवाया है ये काबिल ज़कात है। इससे इंडिविजुअल आदमी ये भी अगर कहीं कोई डिपॉजिट जमा करवाया हुआ है, मिसाल के तौर पर आपका एक फ्लैट है वो आपने रेंट पर लिया हुआ है, इस तरह बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि उनका डिपॉजिट आपने जमा करवाया होता है तो वो आपका अकाउंट रिसीवेबल है, वो काबिल वसूल एक चीज है जो वसूल होगी। स्टोर स्पेयर एंड लूज स्टोर, यानी आपके स्पेयर कोई आलात होते हैं, मशीनरीज होती हैं, उस पर भी ज़कात नहीं है, ना काबिल ज़कात। स्टॉक इन ट्रेड, ये सबसे अहम बात है। बिजनेस के अंदर स्टॉक होता है, स्टॉक में कई तरह की चीज आती हैं, जो भी स्टॉक है वो काबिल ज़कात है। खाम माल का स्टॉक अलग होता है, इसी तरह पैकेजिंग मटेरियल का अलग होता है, इसी तरह जो फिनिश गुड्स हैं उनका स्टॉक अलग होता है। तो जो रॉ मटेरियल है फैक्ट्री में, कारखाने में, दुकान में आकर पड़ा हुआ है, उसकी भी मार्केट वैल्यू पर ज़कात होगी, पैकेजिंग मटेरियल की मार्केटिंग वैल्यू पर, और जो तैयार माल है, फिनिश गुड्स है, उसकी जो इस वक्त कीमत फरोख्त है, मार्केट वैल्यू है, उस पर ज़कात होगी। टोटल करके 2.5% निकालना। ट्रेड डेट्स का मतलब ये कि आपने लोगों को कर्जा दिया हुआ है कारोबारी, या आपने कोई चीज बेची थी, अभी तक उसकी प्राइस आपको मिली नहीं है, वो उधार है दूसरे आदमी पर, जो उधार उसने वापस करना है, तो ये भी काबिल ज़कात है। इस तरह लोन एडवांसेस, ये वही चीज है कि आपने लोन दिया हुआ था, एडवांसेस दिए हुए थे, पिछले वाले नॉन करंट थे, ये करंट है, बस फर्क ये है, लेकिन ये काबिल ज़कात। डिपॉजिट्स एंड प्री पेमेंट्स, जो आपने डिपॉजिट आगे करवाए हैं वो भी, जो प्री पेमेंट्स आपने की हुई हैं वो भी सब काबिल ज़कात है। अदर रिसीवेबल, यानी जितने भी रिसीवेबल है, रिसीवेबल बैलेंस शीट में एक चीज होती है कि जो भी रकम आपको वसूल होनी है किसी से भी, उस पर आपने ज़कात देनी है। इसी तरह टैक्सेशन ऑन नेट, कभी ऐसा होता है कि आप हुकूमत आपसे ज्यादा टैक्स काट लेती है और वो 30 जून को या कभी भी वो उसने आपको वापस करना होता है या एडजस्ट करना होता है, तो वो भी एक रिसीवेबल होता है जो आपने हुकूमत से लेना है, उसकी भी बाकायदा बैलेंस शीट में एक वैल्यूएशन हो रही होती है, तो उस पर भी ज़कात आप अदा करेंगे। कैश जितना भी है आपके बिजनेस में, कारोबार में, बैंक जितना भी है, सारा का सारा टोटल काबिल ज़कात। तो ये कुछ हमने जो है वो एसेट्स देख लिए जो जो ज़कातेबल एसेट हैं, और कुछ ऐसे हैं जो काबिल ज़कात नहीं। अब हम लायबिलिटी साइड पर आते हैं। लायबिलिटीज के अंदर कुछ लायबिलिटीज ऐसी हैं जो लॉन्ग टर्म होती हैं। आपने जैसे लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ली हुई है, आपने 5 साल का किसी इदारे से लोन ले लिया, तो अब 5 साल का जो लोन है, अगरचे ये कर्ज है, लेकिन चूंकि अब जो बड़े बड़े तिजारती कर्जे हैं वो लोग इसलिए लेते हैं कि उसके जरिए से वो बिजनेस को आगे बढ़ा रहे होते हैं। तो अब ये एक इज्तिहादी मसला है कि अब उलमा ने ये तय किया है कि जो बड़े बड़े तिजारती कर्जे हैं जो लॉन्ग टर्म है, 5 साल के या लंबे अरसों के, तो हम उस पूरे को ज़कात की कैलकुलेशन से माइनस नहीं करेंगे। इसलिए अगर हम माइनस करेंगे तो ये अच्छा खासा सरमायादार आदमी ये ज़कात देना तो दूर की बात है, उल्टा मुस्तहिक़ ज़कात बन जाएगा। जैसे कि एक आदमी की फर्ज करें कि 1 करोड़ की फैक्ट्री है, मैं कम बता रहा हूँ, 1 अरब की फैक्ट्री है। अब उसको अचानक ख्याल आता है कि जी मैंने एक और फैक्ट्री खड़ी करनी है, तो वो किसी बैंक से 2 अरब लोन फाइनेंसिंग लेके उस फैक्ट्री को खड़ा कर लेता है, बना लेता है। अब अगर हम कहेंगे कि इस 2 अरब को माइनस करो, तो ये आदमी ज़कात देना तो दूर की बात, ये खुद मुस्तहिक़ के ज़कात बन जाएगा। तो इसलिए अब ये तय किया गया है कि जो लॉन्ग टर्म बिजनेस लोन है उसको आप माइनस नहीं करेंगे, ठीक है।
उसका जो करंट पोर्शन है वो आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन पूरा नहीं करेंगे। ये तमाम वो चीजें, अच्छा ये जो आपको बैलेंस शीट के जो अज्जा दिखाए गए हैं, इसका मकसद ये नहीं है कि आपको हर कंपनी की एक जैसी बैलेंस शीट होती है या हर इदारे के अंदर एक ही जैसे, अलग अलग भी होते हैं, लेकिन मकसद ये नजरिया क्लियर करना है कि जब भी आप फैक्ट्री या कारखाने की ज़कात की कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें हर एसेट वो काबिल ज़कात नहीं है। इसी तरह हर माली जिम्मेदारी, लायबिलिटी, लोन वो ऐसा नहीं है कि उसको माइनस करना, उसमें तफसीलात हैं, और वो तफसीलात आपने उलमा से, मुफ्तियान किराम से, दारुल इफ्ता से पूछ कर अपने बिजनेस की कैलकुलेशन करनी है। तिजारती कर्जों पर ज़कात के हवाले से देखिए ये तफसील है कि पैदावारी अगराज की गर्ज से लिए गए जो बड़े बड़े कर्जा जात हैं उनमें तफसील ये है कि नंबर 1, कंपनी जो कर्जा काबिल ज़कात असासे खरीदने के लिए लेती है, सबसे पहले देखा जाएगा कंपनी ने कर्जा लिया क्यों है। अगर कंपनी ने कर्जा इसलिए लिया है कि वो उसके जरिए रॉ मटेरियल खरीद रही है या उसके जरिए से कोई फिनिश गुड्स ले रही है, तो चूंकि रॉ मटेरियल या फिनिश गुड वो पहले से काबिल ज़कात असासा है और उसकी आप अलग से ज़कात टोटल पर दे रहे हैं, तो ये सारा जो लोन है इसको आप माइनस कर सकते हैं, ठीक है। चूंकि इस लोन से आपने एक ऐसी चीज खरीदी है कि जिस पर आप ज़कात दे रहे हैं, तो आप इस लोन को माइनस कर सकते हैं। और अगर इस लोन से आपने ऐसी चीज खरीदी है जो ज़कातेबल नहीं है, जैसे लोन लेकर आपने बिल्डिंग खरीदी, लोन लेकर आपने लैंड खरीद ली, तो अब चूंकि लैंड पर भी ज़कात आप नहीं दे रहे हैं और फिर आप कहते हैं कि आप इस सारे लोन को डिडक्ट भी कर दें, तो ये ठीक नहीं है। बल्कि ऐसा लोन जिससे आपने ऐसा सामान खरीदा है जो काबिल ज़कात नहीं है, तो उसको आप माइनस नहीं करेंगे। एक और बात जो पिछले कल की स्लाइड में भी थी कि ज़कात की कैलकुलेशन कमरी साल से होगी या शमसी साल से, तो ये तो तयशुदा बात है कि शरीयत के बहुत सारे अहकामात ऐसे हैं कि उनको अल्लाह ने कमरी साल से जोड़ा है। जैसे ईद उल अज़हा है, रमज़ान के रोज़े हैं, ठीक है, इसी तरीके से ईद उल फितर है और हज है, तो उसके जितने मनासिक, जितनी तफसीलात हैं, उनको अल्लाह ताला ने कमरी साल से, तो बिल्कुल इसी तरह जो ज़कात की कैलकुलेशन है उसको भी अल्लाह ने कमरी से जोड़ा, शमसी से नहीं जोड़ा। तो इसलिए जब भी ज़कात की कैलकुलेशन करनी हो तो हमने स्टैंडर्ड बनाना है कमरी साल को। अलबत्ता अगर किसी जगह कोई कंपनी ऐसी है कि उसके लिए नागुज़ीर है कमरी साल से हिसाब किताब करना, क्लोजिंग नहीं होती, चीजें नहीं मिलती, या कोई लोग ऐसे हैं कि उन्होंने गुज़िश्ता सालों की ज़कात देनी है और गुज़िश्ता सालों में जो हिसाब किताब हुआ पड़ा है वो शमसी में हुआ पड़ा है, ऐसी सूरत में हम ये कह सकते हैं कि वो शमसी से ज़कात दे, लेकिन 10 दिन की ज़कात हर साल ज़्यादा निकाले। इसलिए कि कमरी और शमसी साल के अंदर जो फ़र्क है वो 10 से 12 दिन का है। तो शमसी साल से दे रहा है, शमसी साल के अंदर चूंकि दिन ज़्यादा है, इसलिए ये जो ज़कात बनती है उस ज़कात को पर डे ज़कात पहले निकाले और 10 या 12 दिन की ज़कात मज़ीद अदा करे। शेयर्स पर ज़कात के हवाले से भी जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों के यहाँ ये मसला होता है, इसलिए कि लोगों ने शेयर्स लिए हुए होते हैं, शेयर्स अपने पास रखे होते हैं। तो इसका भी खुलासा ये है कि अगर आपके पास शेयर्स हैं तो ये देखा जाएगा कि आपने शेयर्स क्यों लिए हैं, शेयर्स किस लिए रखे हैं। अगर तो शेयर्स आपने इसलिए लिए हैं कि शेयर्स आप खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, शेयर्स लेने का मतलब उस कंपनी में शराकतदारी नहीं है, शेयर लेने का मतलब होल्डिंग नहीं है, शेयर लेने का मतलब ये नहीं है कि आप उस कंपनी के अंदर पार्टनर बन के डिविडेंड भी लेंगे, बल्कि शेयर बस एज अ बिजनेस, एज अ माल तिजारत है कि आप इस नियत से लेते हैं कि मैं इसको बेचूंगा और आप बेचते खरीदते हैं। तो ऐसी सूरत में ये शेयर माल तिजारत बन जाएगा और माल तिजारत का हुक्म ये है कि माल तिजारत की टोटल वैल्यू का 2.5% देना, ठीक है। दूसरी सूरत ये है कि आप शेयर किसी भी कंपनी का इसलिए लेते हैं कि आप उस कंपनी के अंदर पार्टनर बन जाते हैं और उस शेयर को होल्ड रखते हैं और आपकी नियत ये होती है कि मैं इस कंपनी में शरीक हूँ, पार्टनर हूँ और डिविडेंड से भी फायदा उठाऊंगा, डिविडेंड मुझे मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा सालाना। तो ऐसी सूरत में चूंकि आप इस कंपनी के पार्टनर हो गए, शरीक हो गए, तो जो हमने पहले तफसील देखी है कंपनी पर ज़कात के हवाले से, वो तफसील यहाँ एप्लीकेबल हो सकती है कि आप टोटल शेयर पर ज़कात निकालने के बजाय आप उस कंपनी की बैलेंस शीट निकालें और बैलेंस शीट से अंदाजा लगाएं कि कितने एसेट ज़कातेबल है, कितने एसेट नॉन ज़कातेबल है। फर्ज करें कि उस कंपनी के अंदर 60% उसके एसेट वो बिजनेस, वो जो है वो यूं समझें कि लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है,
और 40% जो एसेट्स हैं वो है कैश, बैंक अकाउंट, रिसीवेबल। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपनी के ज़कात-ए-बर एसेट 40% ही हैं। तो आप उस शेयर के 40% का 2.5% निकालें। यानी पहले आप उसके शेयर का 40% जो ज़कात-ए-बर एसेट्स है उसका एक अंदाज़ा करें और फिर उस वैल्यू का 2.5% निकालें, इसकी भी गुंजाइश है। प्रोविडेंट फंड होता है कंपनियों के अंदर कंपनी के मुलाजिमीन के लिए, तो उस पर ज़कात है या नहीं? तो प्रोविडेंट फंड की 2 किस्में हैं। एक वो प्रोविडेंट फंड होता है कि कंपनी उसको एक अलग फंड रजिस्टर्ड कर बाकायदा उसको वो रकम हवाले कर देती है। हर महीने कंपनी अपने आप से वो पैसे निकालती है और उस फंड में, उस अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। और वो जो प्रोविडेंट फंड होता है आमतौर पर वो उसका इंतजाम व इंसराम वो जो मुलाजिमीन हैं उन्हीं के नुमाइंदे चला रहे होते हैं। तो शरीयत में ऐसे प्रोविडेंट फंड का मसला यही है कि जब कंपनी ने रकम निकाल कर उसमें डाल दी तो गोया वो मुलाजिमीन की पोजीशन और कब्जे में चली गई। अब मुलाजिमीन जब अपनी ज़कात की कैलकुलेशन करेंगे जिस भी डेट को करेंगे तो वो प्रोविडेंट फंड में जो उनका बैलेंस है उसमें 2 तरह के बैलेंसेस होते हैं। एक जो एम्प्लॉय की अपनी तरफ से होता है, जो उसकी सैलरी से काटा जाता है, और दूसरा जो मालिक है, एम्प्लॉयर है, उसका भी कंट्रीब्यूशन उतना ही होता है। तो उन दोनों के मजमूए को अपनी ज़कात की कैलकुलेशन में शामिल करेगा वो शख्स। इसलिए कि ये जो प्रोविडेंट फंड है इस कंपनी का, ये फंडेड और मुस्तकिल फंड है। कुछ कंपनी ऐसी होती है कि जो प्रोविडेंट फंड अलग से नहीं करती बल्कि वो सिर्फ एम्प्लॉय की प्रोविडेंट फंड का जो अमाउंट है वो अकाउंटिंग में बस अलग अपने पास कर लेते हैं कि भाई इतना इतना बन गया, इसका इतना बन गया। ऐसी सूरत में चूंकि अभी तक मुलाजिम की या मुलाजिम के नुमाइंदे और वकील की पोजीशन में नहीं आया, लिहाजा ऐसे प्रोविडेंट फंड को ज़कात की कैलकुलेशन में शामिल नहीं किया जाएगा। एक और बात ये होती है कि कंपनियों के अंदर, कंपनियों के चूंकि बैंकों में खाते होते हैं, तो बैंकों के अंदर उसूल ये है कि यकुम रमज़ान को बैंक के अंदर जिस किसी के भी सेविंग अकाउंट्स हैं या करंट अकाउंट के अलावा अकाउंट्स हैं, बिज़नेस अकाउंट्स हैं, तो हुकूमत जो है वो 2.5% काट लेती है। तो आया इस तरह ज़कात अदा हो जाती है। तो इसमें मसला यही है कि अगरचे हुकूमत के सिस्टम में खराबियाँ हैं, लेकिन बहरहाल अगर हुकूमत काटे तो ज़कात अदा हो जाएगी। और बेहतर यही है कि ऐसा शख्स जिसकी ज़कात बैंक से कट रही है तो वो यकुम रमज़ान से पहले दिल में नियत भी कर ले कि मेरी रकम में से जो रकम हुकूमत काटेगी मैं उसमें ज़कात की नियत करता हूँ। तो बहरहाल ज़कात अदा हो जाएगी। अगरचे हुकूमत के सिस्टम में कमज़ोरियाँ हैं, ख़ामियाँ हैं, लेकिन हुकूमत को ये विलायत का दर्जा हासिल होता है कि वो ये कर सकती है, रियासत ऐसा काम कर सकती है। अलबत्ता ये कि बेहतर ये है कि ऐसा आप ना करें, बल्कि आप कोशिश ये करें कि आप हुकूमत के ज़रिए ना कटवाएँ, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आप दरख्वास्त देकर इस्तिस्ना ले सकते हैं, वो आप हासिल कर लें। या बहुत सारे इदारे ऐसे होते हैं कि वो यकुम रमज़ान से पहले सारी रकम निकाल लेते हैं या सीडीआर बनवाकर उसको अलग कर लेते हैं और यकुम रमज़ान के बाद दोबारा आप वो उस सीडीआर को जमा करवाकर अपना बैलेंस बराबर कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ कर लिया जाए। कोशिश यही की जाए कि हम अपनी ज़कात हुकूमत के ज़रिए कटवाने के बजाय अपने हाथों से ही उसको यानी खुद कैलकुलेशन करें और खुद उसको सही मसरफ में हम जमा करें। लेकिन बहरहाल अगर हुकूमत काट लेती है और बैंकों से कट जाते हैं तो ज़कात अदा हो जाएगी। अपने मुलाज़िमीन को ज़कात देने के हवाले से कंपनियों में, इदारों में, घरों में बहुत मसाइल होते हैं। तो इस हवाले से बेहतर इसमें बात यही है कि अपने मुलाज़िमीन को अगर आप ज़कात दें तो ज़कात अदा हो जाएगी, बशर्ते कि कुछ शराइत की रियायत रख ली जाए। पहली शर्त ये कि आप शरई तौर पर मुस्तहिक़ गैर मुस्तहक़ की तहक़ीक़ करें कि ये जो मुलाज़िम है जिसको मैं ज़कात दे रहा हूँ ये शरई एतबार से मुस्तहिक़ भी है या नहीं? ये आप अच्छी तरीके से इसकी तहक़ीक़ करें और आप देखें। दूसरा ये कि अपने मुलाज़िमीन को ज़कात देने में तशहीर या साख बेहतर बनाना मकसूद ना हो। ये ना हो कि जी मेरी साख अच्छी होगी और लोग मुझे कहेंगे, मेरे एम्प्लॉय मुझसे मोहब्बत करेंगे, ये मकसद ना हो। ज़िम्नन ये मकासद हासिल हो जाए तो कोई हरज नहीं है, लेकिन मकसद यही हो कि ये अल्लाह का हुक्म है और मैं इसको बगैर किसी शोहरत, बगैर किसी तशहीर, बगैर किसी कंपनसेशन और इवज़ के लेने के मैं अल्लाह के नाम पर इसको अदा कर रहा हूँ। ये नियत होनी चाहिए। नंबर 3, पहले से तय किए गए किसी कॉन्ट्रैक्ट या मुआहदे के तहत मुलाज़िमीन को ज़कात न दी जाए। आमतौर पर घरों में भी ऐसा होता है कि कोई मुलाज़िमा रखी जाती है, तो कहते हैं कि जी हम आपको इतनी-इतनी तनख्वाह देंगे और रमज़ान में आपको ज़कात भी दे देंगे। या
फैक्ट्री में, कारखाने में कि भाई आपको तनख्वाह देंगे और अपनी ज़कात भी दे दिया करेंगे। तो ऐसा करना ठीक नहीं है, इसलिए कि जब आपने क्या किया, ज़कात को मुलाजिमत के या उजरत के कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बना लिया, तो ये भी नहीं करना, ये भी ठीक नहीं। इसी तरह ज़कात को जो है वो बोनस के तौर पर भी नहीं दे सकते, किसी की कारकर्दगी की वजह से भी नहीं दे सकते कि आपके पास 2 तरह के एम्प्लॉय हैं, एक की कारकर्दगी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, आप उसको ज़कात भी दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ज़कात को आप एज़ एन इंसेंटिव दे रहे हैं, आप एज़ अ बोनस दे रहे हैं, ये ठीक नहीं। इसी तरह ज़कात देते वक़्त सैयद गैर सैयद का भी लिहाज रखा जाए, मुसलमान और काफिर का भी लिहाज रखा जाए। अगर आप कोई एम्प्लॉय नॉन मुस्लिम है तो उसको ज़कात नहीं दे सकते आप। अगर आप कोई एम्प्लॉय सैयद है तो उसको ज़कात नहीं दे सकते आप। इन चीज़ों का ख्याल नज़र रखा जाए। इसी तरह एक और बात भी है कि जिसको ज़कात दी जा रही है उसको ये बताना ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको ज़कात दे रहा हूँ, बल्कि आप हदिया बोलकर ज़कात दे सकते हैं, ईदी बोलकर ज़कात दे सकते हैं। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि देते वक़्त जो ज़कात देने वाला है उसकी नीयत, उसके दिल में नीयत ज़कात की हो। ज़बान से वो जो भी कह रहा हो लेकिन दिल में ज़कात की नीयत हो। और मुलाज़िमीन को देने में बेहतर यही है कि आप उनकी इज़्ज़त-ए-नफ्स को मजरूह किए बगैर आप उनको ज़कात कहे बगैर ज़कात दे दें। जो ज़कात आप दे रहे हैं उसमें ज़बान से आप ज़कात ना कहें बल्कि दिल में ज़कात की नियत करें। ये ज़्यादा बेहतर है और इसके अंदर ज़्यादा उनकी इज़्ज़त-ए-नफ्स वो महफूज़ होगी और इज़्ज़त-ए-नफ्स मजरूह होने से बचेगी। ज़कात के ज़रिए खुद कफ़ालती मंसूबे ये कंपनियों को सोचना चाहिए, इदारों को, कारखानों को, फैक्ट्रियों को। हम हर साल ज़कात निकालते हैं, कोई लाखों में निकालता है, कोई करोड़ों में निकालता है और जिन लोगों को हम ज़कात देते हैं वो ऐसी अ, तबके से ताल्लुक़ रखते हैं कि वो आज ज़कात माँग रहे हैं तो अगले साल भी वही ज़कात माँगने आएँगे, तीसरे साल भी वो ज़कात माँगने आएँगे। मतलब उनकी जेंट्री ऐसी है। तो हमारे अंदर ये सोच होनी चाहिए कि हम लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करें। एक आदमी ज़कात माँगने आता है, हर साल मैं उसको ज़कात देता हूँ, तो मैं उसको कहूँ कि भई आप ज़कात क्यों ले रहे हो? आप कोई रोज़गार क्यों नहीं करते हो? और मैं जो उसको ज़कात दे रहा हूँ, मैं ज़कात ऐसी शक्ल में दे दूँ कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो। मैंने उसको 1 लाख रुपए देने हैं, फ़र्ज़ करें ज़कात, 50,000 देने, 30,000 देने, तो मैं 30,000 उसको ज़कात कैश की देने के बजाय मैं कहता हूँ कि जी मैं आपको एक ठेला लगाकर दे देता हूँ, आप सब्जियाँ बेचो, आप फ्रूट बेचो। और मालिक बनाकर दें, जो ज़कात की शर्त है मालिक बनाना, आप बाकायदा मालिक बनाकर उसको मालिक बना दें, लेकिन आप उसको ठेले का मालिक बना दें। कुछ सामान खरीद कर उसका मालिक बना दें कि भाई तुम खरीदो फरोख्त करो, बिज़नेस करो, कारोबार करो। तो एक वक़्त ऐसा आएगा कि ये आदमी ज़कात लेने के बजाय ये ज़कात देने वाला बन जाएगा। ये सोच होनी चाहिए। कोई खातून ऐसी हैं, आप उनको सिलाई मशीन दे दें कि भाई अपने घर में सिलाई का काम शुरू करो, एम्ब्रॉयडरी मशीन खरीद कर दे दें, कोई ऐसा काम करें। तो ये अप्रोच और ये सोच पैदा करने की ज़रूरत है कि हम ज़कात के ज़रिए से खुद कफ़ालती मंसूबों को हम तरजीह दें और इसका हमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा से भी इसका हमें सबूत मिलता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा में ऐसा हुआ कि एक साहब आए और उन्होंने आकर आपसे सवाल पूछा, कोई मांगा सवाल किया, तो आपने उनसे फरमाया कि तुम्हारे पास घर में कोई साजो सामान है? तो उन्होंने फरमाया कि एक कंबल है पुराना। आपने फरमाया वो ले आओ और आपने उसको 2 दिरहम में फरोख्त करवाया और 1 दिरहम से कहा कि अपनी वक्ती ज़रूरत जो भूख प्यास है वो पूरी करो और दूसरे दिरहम से फरमाया कि तुम इससे कुल्हाड़ा खरीद कर लाओ। वो कुल्हाड़ी खरीद कर लाए। हुज़ूर ने अपने दस्ते मुबारक से उसमें दस्ता लगाया और कुल्हाड़ी उनके हाथ में दी और फरमाया गंगा चले जाओ और 15 दिन से पहले वापस ना आना और लकड़ियाँ काटना और बेचना। तो चुनांचे वो साथी वो सहाबी 15 दिन तक लकड़ियाँ काटते रहे, बेचते रहे। 15 दिन के बाद वापस आए और आकर हुजूर को उन्होंने फरमाया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे बहुत माल दे दिया और अब मैं न सिर्फ ये कि अपने ऊपर खर्च करता हूँ बल्कि मैं दूसरों पर भी खर्च करने लगा। तो हमारी नज़र में सोच में ये होना चाहिए कि हम ज़कात के ज़रिए से ऐसे प्रोजेक्ट करें कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है, मुस्तहक़ के ज़कात को सब्ज़ी या फ्रूट वगैरह का ठेला लगा कर दे दें, रिक्शा या सुज़ुकी दे दें, जदीद औज़ार या मशीन खरीद कर दे दें, मुस्तहक़ ख़वातीन को सिलाई मशीन दे दें, मुस्तहक़ के ज़कात शख्स को आप टेक्निकल कोर्स करवा दें। आपने 20,000 देने, आप कह रहे हैं मैं 20,000 आपकी फीस दे दूँगा, आप ये टेक्निकल कोर्स कर लें। इसी तरह कोई गरीब खानदान ऐसा है, उसके बच्चों को आप जो है वो आला तालीम दिलवा दें ताकि 10 साल के बाद वो किसी अच्छी पोस्ट पर हो, कोई अच्छा काम कर रहा हो और अब वो खानदान ज़कात देने के बजाय ज़कात दे रहा हो। तो ये अगरचे ये मुश्किल काम है, इसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है। अचानक उठा के ज़कात दे देना बहुत आसान है,
लेकिन ज़कात को किसी ऐसी जगह पर लगाना जो फ्रूटफुल हो, जो लॉन्ग टर्म उसके फ़वाइद हों, ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बहरहाल इसके ऊपर आना चाहिए। अब आज के मौजू का जो दूसरा हिस्सा है, वो ज़कात के ज़रिए से जो खुद कफ़ालती ज़कात के साथ जो सदक़ा फ़ितर है, उसके ऊपर हमने बात करनी है और उसको हमने देखना है। सदक़ा फ़ितर क्या है? ज़कात हमने देख ली है, सदक़ा फ़ितर हम देखते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़ा फ़ितर को फ़र्ज़ करार दिया 2 वजूह की बिना पर। एक ये कि रोज़ेदार की रोज़ों के दौरान फ़ुज़ूल बातों और फ़ोश कलामी से सफाई हो जाए। एक मकसद ये है सदक़ा फ़ितर का कि रोज़ों में आम तौर पर जो है कोई बात इंसान से हो जाती है, कोई 19-20 हो जाता है मामला, तो रोज़ेदार जब सदक़ा फ़ितर देते हैं, तो सदक़ा फ़ितर के ज़रिए अल्लाह ताला रोज़ों के अंदर जो ऊँच-नीच होती है, उससे सफाई फरमा देते हैं। और दूसरा जो मकसद है वो ये कि मसाकीन के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए खाने-पीने का बंदोबस्त हो जाता है। तुअमतन लिल मसाकीन, कि मसाकीन के लिए खाने-पाने पीने का कोई इंतज़ाम हो जाता है। ये जो है वो रोज़े का बुनियादी ये सदक़ा फ़ितर का बुनियादी ये 2 मकासद हैं, इसके लिए सदक़ा फ़ितर दिया जाता है। सदक़ा फ़ितर का निसाब क्या है? तो जी सदक़ा फ़ितर का जो निसाब है वो अ, किस पर सदक़ा फ़ितर वाजिब है? तो इसमें सबसे पहला आसान सा जो फ़ॉर्मूला है वो ये कि जिस पर ज़कात वाजिब है, उस पर सदक़ा फ़ितर भी वाजिब है। हर वो शख्स के जिस पर ज़कात वाजिब है, उस पर सदक़ा फ़ितर भी वाजिब है। अगली बात ऐसा हो सकता है कि कोई शख्स ऐसा है कि वो इतना मालदार तो नहीं है कि ज़कात वाजिब है, लेकिन ये कि उस पर सदक़ा फ़ितर भी वाजिब हो सकता है। वो क्या है? वो ये है कि हमने कल की प्रेज़ेंटेशन में देखा था कि जब हम ज़कात के निसाब को देखते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास 4 अमवाल को हम देखते हैं। सोना, चांदी, नकदी और माल-ए-तिजारत। कि जिस किसी के पास सोना, चांदी, नकदी और माल-ए-तिजारत, ये 4 चीज़ें चांदी के 52.5 तोले के बराबर हो जाएँ, अगर सोना हो तो सिर्फ 7.5 तोला, लेकिन अगर सोने के साथ कोई और चीज़ है, चांदी है, या चांदी के साथ सोना है, या सोना, चांदी, नकदी भी है, या सोना, चांदी, माल-ए-तिजारत भी है, तो ऐसी सूरत में इन 4 चीज़ों का मजमूआ अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुँच जाए, तो हमने कहा ज़कात वाजिब हो जाएगी। सदक़ा फ़ितर में इन 4 अमवाल के साथ एक 5वीं चीज़ भी शामिल है, वो है ज़रूरत से ज़ायद सामान। घर के अंदर 2 गाड़ियाँ हैं, एक गाड़ी अपने इस्तेमाल में, एक ज़रूरत से ज़ायद है। एक आदमी ऐसा है कि उसकी मिल्कियत में 2 घर हैं, एक घर अपनी ज़रूरत का, एक घर ज़रूरत से ज़ायद है। इससे ज़रूरत से ज़ायद बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, उसकी तफ़सीलात हैं, वो फिर किसी और मौके पर भी तफ़सीलात अर्ज़ की जा सकती हैं। तो खुलासा ये हुआ कि अगर कोई शख्स ऐसा है कि उसके पास चांदी कम है, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़ायद सामान की इवैल्यूएशन मिला लेते हैं, तो वो 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुँच जाती है, तो इस पर ज़कात तो फ़र्ज़ नहीं होगी, इसलिए कि ज़कात के निसाब में ज़रूरत से ज़ायद सामान की इवैल्यूएशन नहीं है, मालियत नहीं है, लेकिन सदक़ा फ़ितर में है, तो सदक़ा फ़ितर वाजिब हो जाएगा। एक आदमी ऐसा है कि उसके पास करेंसी तो है, कैश है, लेकिन वो कैश इतना नहीं है कि जो चांदी के 52.5 तोला तक पहुँचता हो। मिसाल के तौर पे 52.5 तोला आजकल 90,000 के करीब बनता है। तो इसके पास चांदी तो यानी कैश तो इतना नहीं है, लेकिन ज़रूरत से ज़ायद सामान जो है वो 50,000 का मौजूद है। एक मोटरसाइकिल, 2 मोटरसाइकिलें, एक मोटरसाइकिल ज़रूरत की और एक ज़रूरत से ज़ायद रखी हुई। ऐसी सूरत में ज़कात तो वाजिब नहीं होगी, लेकिन सदका फ़ितर वाजिब हो जाएगा। तो ये ज़हन में रखा जाए। दूसरी बात ये है कि ज़कात के अंदर निसाब के ऊपर साल का गुज़रना शर्त है, जबकि सदका फ़ितर में ऐसा नहीं है। वो आगे आ रहा है, सदका फ़ितर किस पर वाजिब है वो आगे, किस वक़्त वाजिब है वो आगे। सदका फ़ितर की मिक़दार क्या है? सदका फ़ितर के अंदर 4 किस्म की अजनास हैं, 4 किस्म की कमोडिटीज़ हैं, गंदुम है, जौ है, खजूर है और किशमिश है। ये 4 किस्म की कमोडिटीज़ वो
जी आवाज साफ आ रही? नहीं उस्ताद जी, नहीं उस्ताद जी। ये चार चीजें हैं, इनमें से किसी भी चीज से आप सबका फितर दे सकते हैं, अलबत्ता इनकी मिकदारों में फर्क है। अगर गंदुम से देंगे तो निस्फ़े सा, निस्फ़े सा का मतलब 2.25 किलो और एहतियातन पूरे 2 किलो गंदुम अगर आपने देना है। जैसे गंदुम की आजकल आमतौर पर जो नॉर्मल गंदुम है, जो नॉर्मल गंदुम है वो इस वक्त 78, 77, 75 या 80 रुपए किलो। तो 2 किलो गंदुम हो जाएगा 150 रुपए। तो आजकल के दिनों में जो सबका फितर हो सकता है वो 150 की आ जाए। हुकूमत भी ऐलान कर दी, हुकूमत भी बताती है, और हुकूमत के साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ दारुल वो इसकी मिकदार भी बताते हैं, इसकी मालियत भी बताते हैं। लेकिन एक अच्छा आइडिया जो आजकल जो गंदुम या जो आटे की कीमत है उसके बराबर 150 के करीब करीब हो सकता है। दूसरा जौ, जौ अगर देना हो तो फिर वो आधा सौ नहीं है, बल्कि वो पूरा 100 है, यानी तकरीबन 3.5 किलो या उससे कुछ ज्यादा। खजूर भी वो पूरा 100 है, किशमिश भी वो पूरा 100 है, यानी 3.5 किलो। गंदुम देना हो तो वो 2.25 या 2, और अगर जौ खजूर या किशमिश से देना है तो वो तकरीबन 3.5 किलो या उससे ज्यादा एहतियातन वो करना होगा। और इन चारों अजनास में से किसी एक से भी दे सकते हैं। आमतौर पर जिसका जो मेयार है जिंदगी, वो अगर कोई अपने घर में बहुत आला खाता है तो वो किशमिश से दे दे, कोई उससे कम दर्जे का स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड, तो खजूर से दे दे, कोई मुतवस्सित है जौ से दे दे, और कोई बिल्कुल नॉर्मल ही जिंदगी गुजार रहा है तो वो गंदुम के हिसाब से सदका फितर दे सकता है। सदका फितर किस वक्त वाजिब है? ये मैंने बताया कि ज़कात के लिए तो जिस दिन आप मालदार हुए, साहिब निसाब हुए, उस दिन से लेकर अगले कमरी साल के उसी दिन पर, उसी तारीख पर जाकर ज़कात वाजिब होती है। यानी इस मालदारी पर, या ये जो मालदारी का निसाब है, इस पर पूरा साल गुजरना जरूरी है, उसके बगैर ज़कात वाजिब नहीं होती। जबकि सदका फितर के अंदर ऐसा है कि ईद उल फितर के दिन तुलुए फजर के वक्त ये वाजिब होता है। तो तुलुए फजर के वक्त अगर किसी के पास जो निसाब के बकदर पैसे आ गए या थे तो उसको सदका फितर वाजिब होगा। अगर कोई एक रात पहले खर्च कर चुका या जाया हो गए तो सदका फितर वाजिब नहीं होगा। या ये भी हो सकता है खुदा ना खास्ता कोई आदमी तुलुए फजर से पहले दुनिया से चला गया, इंतकाल कर गया, मर गया, तो उस पर भी वाजिब नहीं होगा। तो वाजिब होने के लिए साल गुजरना यहाँ शर्त नहीं, बल्कि यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइम है। और एक स्पेसिफिक टाइम है, और उसके मुताबिक जो है वो उस वक्त वो सदका फितर वाजिब होता है। तो ये ध्यान में रखा जाए कि सदका फितर वो ईद उल फितर के दिन तुलुए फजर के वक्त वाजिब होता है। सदका फितर के मसाइल क्या हैं? सदका फितर के मुस्तहिक भी वही लोग हैं जो ज़कात के मुस्तहिक हैं। अलबत्ता सदका फितर वो काफिर फकीर को भी दे सकते हैं, जबकि ज़कात को काफिर को देना ठीक नहीं है। तो ये कुछ बातें थी जो हमने अर्ज की आज की प्रेजेंटेशन के हवाले से। ज़कात के भी कुछ अहकामात जिनमें कंपनी पर ज़कात के हवाले से कुछ बात हुई। इसी तरीके से जो है वो सदका फितर के हवाले से हमने कुछ बात की। आखिर के 6-7 मिनट हैं, इसमें अगर कोई सवाल हो तो वो कर सकते हैं। मजीद कोई सवाल होंगे तो इंशाल्लाह उनको हम व्हाट्सएप के जरिए से उनको हम करेंगे, उनके जवाब दिए जाएंगे। एक साहब ने सवाल पूछा है, खजूर की जो डिफरेंट टाइप्स और प्राइसेस हैं, इस केस में क्या किया जाए? किसी भी प्राइस से आप दे दें, बहुत आला खजूर से भी आप दे सकते हैं, और
मुतवस्सित या कम दर्जे की खजूर से भी दे सकते हैं। इसका ताल्लुक हर आदमी के मिजाज से, आप किस तरह आप करना चाहते हैं। ये साहब ने सवाल पूछा है कि अब आवाज तो ठीक हुई है, मुझे बता भी दें, मैसेज से बता दें। मैंने तो माइक सेट भी किया है, दूसरा भी चेंज किया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक साहब ने सवाल पूछा है कि रेंट पर जो शॉप दी हुई है, ज़कात का हिसाब क्या होगा। तो देखिए, जो आपने रेंट पर शॉप दी हुई है, उसका जो रेंट आ रहा है वो या तो ज़कात की कैलकुलेशन के का जो दिन है, जो डेट है, उस डेट में वो आपके पास या तो कैश की शक्ल में बचा हुआ होगा या बैंक की शक्ल में बचा हुआ होगा। और आप पूरे कैश की ज़कात निकाल रहे हैं, पूरे बैंक की ज़कात निकाल रहे हैं, और अगर वो बीच में खर्च हो गया, तो जो चीज़ खर्च हो जाती है तो और ज़कात की कैलकुलेशन के दिन वो मौजूद नहीं होती, तो वो ज़कात के हिसाब में शामिल भी नहीं होती। तो जो रेंट आ रहा है किसी भी शॉप का या किसी भी जगह का, और वो जगह आपने बेचने की नीयत से नहीं खरीदी, बल्कि वो एज अ रेंट ही आपने वो जगह रखी हुई है, ऐसी सूरत में वो रेंट या तो आपके की कैलकुलेशन में कैश में आ रहा है या वो बैंक में आ रहा है। और कैश की भी आप ज़कात दे रहे हैं और बैंक की भी ज़कात दे रहे हैं। ज़कात की कैलकुलेशन में कैश को भी पूरा रख रहे हैं और बैंक के भी टोटल बैलेंस को रख रहे हैं, तो वो खुद ब खुद उसमें आ जाएगा। एक साहब ने पूछा है कि ज़कात के पैसों से राशन खरीद कर दिया जा सकता है। तो बिल्कुल दिया जा सकता है। आप ज़कात के पैसों से मुस्तहिक़ के ज़कात को राशन भी दे सकते हैं, मुस्तहिक़ के ज़कात को कोई कंबल भी दे सकते हैं, मुस्तहिक़ के ज़कात की दवाई भी दे सकते हैं। बस शर्त ये है कि जिसको दिया जा रहा है वो मुस्तहिक़ के ज़कात हो। अच्छा, अब मैं बगैर माइक के ट्राई कर रहा हूँ, तो ये बगैर माइक की आवाज़ कुछ बेहतर हो रही है? मुझे ज़रा बता दें। अच्छा, चलें, एक साहब ने ये पूछा है कि एक शख्स साहिब निसाब हो गया, मगर कुछ अरसे के बाद उसके पास बक़दर निसाब माल बाकी नहीं रहा, तो क्या अब अगर दोबारा इसके पास निसाब के बक़दर माल आ गया, तो क्या अब इसकी ज़कात की तारीख तब्दील हो जाएगी या वो साबिक़ा तारीख पर ही ज़कात अदा करेगा?
तो ये कल भी बात आई थी तफसील से कि साहिब निसाब अगर हो गया और उसके बाद माल कम बेश होता रहा और साहिब निसाब से वो कम जाता रहा, लेकिन माल बिल्कुल खत्म नहीं हुआ, बिल्कुल जीरो नहीं हुआ या माइनस नहीं हुआ, तो ऐसी सूरत में बस देखा ये जाएगा कि जिस तारीख को ये साहिब निसाब हुआ था अगले कमरी साल की उसी तारीख पर भी ये साहिब निसाब रहा तो ये ज़कात दे देगा। बीच में जो माल ऊपर नीचे होता रहा उसका कोई फर्क नहीं। अलबत्ता अगर बीच में माल बिल्कुल खत्म हो गया, ये बिल्कुल खत्म इसके पास से माल हो गया, ऐसी सूरत में अब ये साहिब निसाब से हट जाएगा। जब माल दोबारा आएगा तो वो दिन इसकी ज़कात के हिसाब की तारीख का दिन तय होगा और फिर उसके बाद अगला साल देखा जाएगा। एक साहब ने सवाल पूछा है लिखकर, हजरत क्या सदका फितर रमजान मुबारक में भी दे सकते हैं? जी बिल्कुल, सदका फितर बेहतर ये है कि आप जल्दी दे दें, रमजान मुबारक के आखिर में आप दे दें, ताकि जिस गरीब ने जरूरतमंद ने अपना कोई खरीदारी करनी है ईद के लिए बच्चों के लिए तो वो पहले खरीद दे। अलबत्ता कम से कम दर्जा ये कि आप ईद की नमाज से पहले पहले दे दें, और अगर किसी ने नहीं दिया तो फिर भी देना तो है ही है उसने। जी ठीक है। जो अच्छे खासे सवाल आ रहे हैं और मजीद भी जो सवाल हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे तो इंशाल्लाह वहां से भी उसका जवाब हो सकता है। एक ने कहा है और माहाना मुनाफा तक तकसीम होता है, ज़कात की क्या सूरत होगी? ये सवाल सामने है। एक शख्स 11 महीने साहिब निसाब रहा और साल पूरे होते वक्त साहिब निसाब नहीं था तो क्या? तो ऐसी सूरत में उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी, इसलिए कि निसाब पर साल नहीं गुजरा, निसाब पर साल नहीं गुजरा। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरन।